हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ नीरज गुप्ता। इस वीडियो में हम इनकम टैक्स पढ़ना शुरू कर रहे हैं। दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो। और सबसे पहली बात जो हम समझेंगे वो ये है कि व्हाट इज़ टैक्स एंड व्हाई इज़ टैक्स, कि टैक्स क्या है और टैक्स क्यों है। ऑब्वियसली टैक्स पढ़ने में हो सकता है अच्छा लगे, जैसे मेरे को तो अच्छा लगता है, लेकिन पे करने में शायद ही किसी को अच्छा लगता हो। इवन अगर हम होटल में भी जाते हैं, खाना खाते हैं, तो जो हम चीज़ें मंगवाते हैं उनका बिल हमें देख के इतना दुख नहीं होता, क्योंकि वो वैसे भी मेन्यू कार्ड में हमने उसका अमाउंट देख लिया होता है। लेकिन जब नीचे टैक्सेस लगे हुए होते हैं तो शायद हमें इतना अच्छा नहीं लगता, हमें लगता है यार ये क्यों पे करना पड़ रहा है। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि टैक्स क्या है और टैक्स क्यों है। सो टैक्स वो अमाउंट है जो हमें गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है। व्हाट इज टैक्स? इट इज़ एन अमाउंट विच इज़ पेएबल बाय अ पर्सन टू द गवर्नमेंट। मैं इसको हाईलाइट करने की कोशिश करूंगा। इट इज़ एन अमाउंट विच इज़ पेएबल बाय अ पर्सन। ठीक है, इट इज़ पेएबल बाय अ पर्सन। हम सब पर्सन हैं, इंडिविजुअल्स हैं, कंपनीज भी पर्सन की डेफिनेशन में आता है। सो इट इज़ एन अमाउंट विच इज़ पेएबल बाय अ पर्सन टू द गवर्नमेंट। किसको देना पड़ता है? टू द गवर्नमेंट। ये अमाउंट हमें गवर्नमेंट को देना पड़ता है। क्यों देना पड़ता है? दैट इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं फिर से क्लियर कर रहा हूं, टैक्स क्या है? व्हाट इज टैक्स? इट इज़ एन अमाउंट विच इज़ पेएबल बाय ए पर्सन टू द गवर्नमेंट। बट सवाल यह है कि हम टैक्स गवर्नमेंट को देते ही क्यों हैं? तो गवर्नमेंट को टैक्स हम इसलिए देते हैं क्योंकि गवर्नमेंट ऐसे बहुत सारे खर्चे करती है जिसके लिए गवर्नमेंट हमसे डायरेक्टली कुछ भी चार्ज नहीं करती। जैसे आपके घर में अगर इलेक्ट्रिसिटी आती है तो उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल है, वाटर आता है तो वाटर बिल है। लेकिन बहुत सारी ऐसी सर्विसेज हैं जिसके लिए आपके पास कोई बिल नहीं आता। जैसे फॉर एग्जाम्पल सिक्योरिटी। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो 100 नंबर पे कॉल करके हम पुलिस को तो बुला लेते हैं, बट ऑफिशियली अनऑफिशियली आप पुलिस को कल को क्या पे कर देते हो या करना पड़ जाए वो अलग बात है, बट ऑफिशियली नथिंग इज पेबल टू द पुलिस डिपार्टमेंट। तो आखिर उस पुलिस डिपार्टमेंट को क्रिएट और मेंटेन करने में गवर्नमेंट का जो खर्चा हो रहा है सिटीजन्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए, उसके लिए भी तो हमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को पैसा देना होगा। ऐसे ही आर्म्ड फोर्सेज हैं, दुनिया भर के स्कूल्स हैं, रोड्स हैं, पार्क्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं जो गवर्नमेंट मेंटेन करती है, जिसके लिए कोई चार्जेस नहीं लेती। तो उन सब के लिए जो अमाउंट है वो हमें गवर्नमेंट को देना पड़ता है। सो दैट इज़ वाई टैक्स इज देयर। और ऐसा नहीं है कि इंडियन गवर्नमेंट ही टैक्स ले रही है, वर्ल्ड ओवर हर गवर्नमेंट टैक्स चार्ज करती है। और ऐसे नहीं है कि आज की गवर्नमेंट टैक्स चार्ज कर रही है। अगर आप पुराने ज़माने में भी जाएँ, जैसे हिंदूज़ के या और भी जिसको माइथोलॉजी कह लो या जो भी पुरानी हिस्ट्री को अगर आप पढ़ें, तो उस ज़माने में भी शुल्क नाम से ये टैक्स जो है वो गवर्नमेंट चाहे वो अन्न की फॉर्म में ले लिया करती थी, ज़मींदार जैसे पहले ले लेते थे। तो अलग अलग फॉर्म्स रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली अगर सर्विसेज देनी है तो कुछ पैसा तो गवर्नमेंट को देना ही होगा। एंड दैट इज़ वाई द टैक्स इज़ देयर। तो ऐसा देखा जाए, करप्शन को एक टाइम हम साइड में रख के सोचें तो टैक्स जो है वो पे करना बहुत ज़रूरी है, सभी को देना चाहिए, और उसी से ही कंट्री की प्रोग्रेस भी होती है। आज हम ये तो सुनते या सोचते हैं कि हाँ भाई यूएसए के अंदर जो है वो बहुत सारी सर्विसेज गवर्नमेंट देती है, लेकिन उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी है कि वहाँ पर जो है टैक्स कलेक्शन अच्छी है, और उन टैक्सेस की बदौलत ही वो सिटीजन्स को जो है बहुत सारी अच्छी गवर्नमेंट सर्विसेज मिल पाती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर एक ब्लैंक स्लाइड आपको नज़र आ रही है। मैं यहाँ पर आपको एक ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारा पढ़ने का तरीका होगा, इसके लिए आपको एक रजिस्टर अपने साथ रखना होगा हर स्लाइड को एक्सप्लेन करने के बाद, क्योंकि जो मेरी स्लाइड्स हैं वो सारी बुक्स के बेसिस पर बनाई गई हैं। बुक्स का मतलब लीगल लैंग्वेज। लीगल लैंग्वेज आप जितनी ज़्यादा लिखें एग्जाम में उतना बेटर रहता है, लेकिन समझने के एंगल से एक सिंपल लैंग्वेज की भी ज़रूरत पड़ती है। ये मेरा 20 साल का एक्सपीरियंस है जो मैं टैक्स टीच करते हुए हो चुके हैं आज। तो मैं उस एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ कि हमें जो है सिंपल लैंग्वेज में भी टैक्सेशन की ज़रूरत पड़ती है। समटाइम्स कुछ पैराग्राफ्स बड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, स्पेशली वहाँ तो ज़रूरत पड़ती है। तो मैं ये मानते हुए चल रहा हूँ कि सभी स्टूडेंट्स वो इजी लैंग्वेज में भी टैक्सेशन को लिखना चाहेंगे, तो मैं हर एक स्लाइड के बाद एक ब्लैंक स्लाइड दूंगा, और आपको मैं जो है सिंपल लैंग्वेज में भी चीज़ें लिख के दे दूंगा ताकि आप जो है उसको कर पाएँ, तो उसमें आपको फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अब सबसे पहले आप अपना रजिस्टर के अंदर नोट कीजिए। जिनके पास रजिस्टर नहीं था और वो इस वीडियो को देख रहे थे, तो मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को पॉज कर दें और एक रजिस्टर ले लें। और प्रेफर तो मैं ये करूंगा कि अगर आप स्पेशली इस वीडियो को अपने घर में देख रहे हैं और अभी आपके पास नया रजिस्टर ना है, तो इस वीडियो को चाहे तो अभी एक बार स्टॉप ही कर दें, और सिस्टमैटिक डे 1 से, वीडियो 1 से, स्लाइड 1 से आप प्रॉपरली जो है चीज़ें नोट डाउन करें और एक
फ्रेश फेयर रजिस्टर जो है वो टैक्स के लिए लगाएं, बिकॉज आई एम गोइंग टू टीच यू थ्रू थाउजेंड्स ऑफ स्लाइड्स, टाइम लगेगा, इतना बड़ा सिलेबस है, तो हर चीज़ को सिस्टमैटिक लैंग्वेज में आपने अपने हाथ से भी लिखा होगा तो वो बेटर रहेगा। चलिए, तो सबसे पहली चीज़ हमने ये पढ़ी, आप हेडिंग डाल सकते हैं। सबसे पहली हेडिंग है हमारी व्हाट इज़ टैक्स। तो इसको मैं सिंपल लैंग्वेज में, वैसे तो ये बहुत ही सिंपल है तो आपको अभी इतना इस प्रैक्टिस का एडवांटेज फील नहीं होगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप कुछ चीज़ें अपने रजिस्टर में नोट करते हैं और कुछ नहीं करते तो वो एक इनकम्प्लीट सा रह जाएगा रजिस्टर। तो मेरी आपको यही सजेशन है कि जो रजिस्टर आप मेरे लिए स्पेशली बनाएं, प्रैक्टिस के लिए आप अपना रजिस्टर अलग रख सकते हैं, उसमें आप किसी भी ऑथर की किसी भी बुक के क्वेश्चंस ट्राई करें या इंस्टीट्यूट के बुक के क्वेश्चंस ट्राई करें, दैट इज़ डिफरेंट। बट एक रजिस्टर मेरे लिए एक्सक्लूसिवली बनाएं जिसमें मैं जो कुछ भी सिंपल लैंग्वेज में आपको दे रहा हूँ उसको आप नोट डाउन करें, और जो भी एग्जाम्पल्स करा रहा हूँ उनको नोट करें, और साथ में जो बुक आपको दी गई है उसके क्वेश्चंस भी मैं इसी तरह से स्लाइड्स में सॉल्व करूँगा, तो वो भी आपको रखना है ताकि एटलीस्ट जो मैंने आपको टीच किया है वो सारा एक जगह आपके पास प्रॉपरली सेव्ड हो। तो शुरू करते हैं हेडिंग के साथ, व्हाट इज टैक्स। जहां तक इसका सवाल है, सबसे पहले है टैक्स इज एन अमाउंट पेबल टू गवर्नमेंट फॉर वेरियस सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट लाइक schools, security, roads, sanitation and sewerage, and many other medical facilities, fire department, medical facilities, fire department, etc. So I think now we are clear with our first concept कि tax क्या है. So tax is an amount payable to the government because government is providing us various services. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा ब्रॉडर क्लासिफिकेशन ऑफ टैक्सेशन सिस्टम, कि क्या टैक्स सिर्फ इनकम पे ही लगता है या कोई और भी तरीके हैं, या जैसे मैंने अभी आपको शुरू में एग्जांपल लिया था कि हम रेस्टोरेंट में गए, वहाँ पर हमारे को खाने के बिल के साथ कुछ टैक्स लग गया, तो क्या सिर्फ वहीं पर टैक्स लगता है, क्या क्या सिस्टम क्या है. सो मैं यहाँ पर ये समझाना चाहता हूँ कि जो गवर्नमेंट है वो हमसे दो तरह से टैक्स लेती है, एक है डायरेक्टली और दूसरा है इनडायरेक्टली. यानी टैक्स जो है वो डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली दोनों तरीके से लिया जा रहा है. डायरेक्ट का बेस्ट एग्जांपल है इनकम टैक्स एंड वेल्थ टैक्स. वो बात अलग है कि अब वेल्थ टैक्स जो है वो हट चुका है, तो प्रैक्टिकली हम इसको यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं कि नाउ वेल्थ टैक्स इज़ नॉट देयर, सो इट इज़ इनकम टैक्स. So income tax I should say is the main example of direct tax. एक आध कोई और होगा लेकिन वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतना रेलेवेंट नहीं है. सो मेनली हमारा जो डायरेक्ट टैक्स है वो है इनकम टैक्स. अब इसको डायरेक्ट टैक्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि डायरेक्ट है, जैसे मैंने इनकम कमाई, आज जैसे सपोज मैं आपको कोचिंग दे रहा हूँ, तो कोचिंग के थ्रू जो भी मेरी इनकम होगी इसके ऊपर टैक्स मैं डायरेक्टली खुद ही गवर्नमेंट को जमा कराऊंगा. सो दैट इज वाई इट इज़ नोन एज डायरेक्ट टैक्स. बाकी के जितने भी टैक्सेस हैं वो सब इनडायरेक्ट टैक्स हैं, जैसे सर्विस टैक्स है, वैट है, एक्साइज ड्यूटी है, कस्टम ड्यूटी है, ये सारे टैक्सेस जो हैं वो इनडायरेक्ट टैक्स हैं. अब एक एक करके मैं थोड़ा सा इनको एक्सप्लेन करता हूँ. जैसे सबसे पहले हम लेते हैं सर्विस टैक्स. इसके ऊपर पूरा हमारा एक डिटेल्ड चैप्टर है. सर्विस टैक्स क्या होता है कि जो सर्विसेज हम किसी से भी लेते हैं सर्विस प्रोवाइडर से, उसको जो टैक्स हम पे करते हैं दैट इज कॉल्ड सर्विस टैक्स. जैसे फॉर एग्जाम्पल कोचिंग सर्विसेज का एग्जाम्पल ले लेते हैं. कोचिंग सर्विसेज के ऊपर सर्विस टैक्स लगता है, तो ये टैक्स आप पे करते हैं. इनकम टैक्स अपनी इनकम पे मैंने पे किया डायरेक्टली गवर्नमेंट को, जबकि सर्विस टैक्स अगर सपोज आज आप मेरी कोचिंग क्लासेस लेते हैं और मैं आपसे सर्विस टैक्स कलेक्ट कर रहा हूं, तो वो सर्विस टैक्स कौन बियर करेगा? आप बियर करेंगे एज ए स्टूडेंट. आप किसको पे करेंगे? मुझे. और मैं उसको मंथली या क्वार्टरली बेसिस पर एज द केस में भी गवर्नमेंट को जमा कराऊंगा. तो बेसिकली सर्विस टैक्स आप पे कर रहे हैं गवर्नमेंट को, लेकिन वाया मी. दैट इज वाई इट इज इनडायरेक्ट टैक्स. इसी तरह से आ जाता है वैट. द अदर नेम इज सेल्स टैक्स. वैट की वजह से फुल फॉर्म है वैल्यू एडिशन टैक्स. ये भी हमारे सिलेबस में है. तो जब हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो उसके ऊपर वैट पे करते हैं, वैल्यू एडिशन टैक्स. सपोज नॉर्मली आइटम्स पे 5% है, कुछ आइटम्स पे 12.5% यानी 12.5% टैक्स भी होता है.
तो वो जिस पे जितना भी रेट है, कहीं 13.5% भी हो सकता है। वैट का कोई ऐसा एकदम जो ना एक स्ट्रेट रेट नहीं होता, कई तरह के वैट रेट्स होते हैं और वो स्टेट टू स्टेट समटाइम डिफर भी कर जाते हैं। ये थोड़ा सा एक स्टेट लेवल सब्जेक्ट है, यानी कि वैट जो है वो हर स्टेट में अलग डील होता है। सर्विस टैक्स का रेट जैसे लेटेस्ट 14% है, तो वो एक कॉमन रहता है हर जगह, बट जो वैट का रेट है वो स्टेट वाइज जो है आइटम वाइज डिफर कर सकता है। तो यहाँ पर भी क्या होता है, जैसे माना सपोज आपने एक मोबाइल खरीदा, तो आपने वो वैट शॉपकीपर को दिया और शॉपकीपर उसको मंथली या क्वार्टरली गवर्नमेंट को पे करेगा। सो दिस इज हाउ द वैट फंक्शंस, या यू कैन से दिस इज हाउ द इनडायरेक्ट टैक्सेस वी पे टू द गवर्नमेंट। सिमिलरली मैन्युफैक्चरर जो है वो एक्साइज ड्यूटी कलेक्ट करता है, और जो उसका डीलर होता है वो उसको दे के माल खरीदता है, और फिर मैन्युफैक्चरर उस एक्साइज ड्यूटी को मंथली बेसिस पे गवर्नमेंट को पे करता है। सो दिस वे जो बायर है, परचेजर है, वो एक्साइज ड्यूटी किसको दे रहा है, मैन्युफैक्चरर को। तो बियर तो बायर ही कर रहा है, लेकिन वो पे नहीं कर रहा गवर्नमेंट को, वो पे कर रहा है मैन्युफैक्चरर के थ्रू। दैट इज वाई ऑल सच टैक्सेज आर नोन एज indirect tax. Similarly is example of custom duty. When we import an item, तो जो इम्पोर्टर है वो गवर्नमेंट को टैक्स देता है इम्पोर्ट ड्यूटी, लेकिन वो कलेक्ट कर लेता है कस्टमर से। सो अल्टीमेटली कस्टम ड्यूटी जो है वो कस्टमर बियर कर रहा है, लेकिन पे कौन कर रहा है, इम्पोर्टर। किसको, गवर्नमेंट को। दैट इज वाई इट इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल, वन ऑफ द मेन एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। सिनेमा हॉल में जाके आप मूवीज देखते हैं, उसमें एंटरटेनमेंट टैक्स लगता है, वो टैक्स सिनेमा हॉल गवर्नमेंट को पे करता है। पे आप ही कर रहे हैं, लेकिन वाया सिनेमा हॉल। दैट इज वाई दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। चलिए अब इसी चीज़ को हम अपनी नोटबुक में भी ले लेंगे कि देर आर टू मेजर classifications. There are two major classifications of taxation. The first one is direct taxation. डायरेक्ट टैक्सेशन का जो बेस्ट एग्जांपल है वो है इनकम टैक्स, जो हम अपनी इनकम पे कमा के पूरे साल में पे करते हैं। इन इनडायरेक्ट टैक्स द टैक्सेस आर borne by people, or you can say citizen, or you can say customers, but they are collectively paid by shopkeeper, or you can say service providers to the government. Hence known as indirect tax. For example, मैंने जैसे अभी आपको एग्जाम्पल लिया, बेस्ट एग्जाम्पल्स यू मे नोट डाउन इज सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी ध्यान रखना है मैन्युफैक्चरिंग पे लगती है। देन इम्पोर्ट ड्यूटी विच इज़ आल्सो नोन एज कस्टम ड्यूटी, है ना। देन वैट, वैल्यूएशन टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, वैट दिस इज अदर नेम फॉर सेल्स टैक्स बेसिकली, राइट। सो दीज आर द बेस्ट एग्जाम्पल्स, ठीक है। सो अभी तक 2 स्लाइड्स में हम 2 कंसेप्ट समझ चुके हैं। सबसे पहला कंसेप्ट हमने ये समझा कि टैक्स क्या होता है, व्हाट इज टैक्स एंड व्हाई इज टैक्स, और दूसरी स्लाइड में हमने समझा व्हाट आर द 2 मेजर क्लासिफिकेशंस ऑफ टैक्सेशन, राइट। चलिए चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो स्टार्ट हो रहा है इसमें वो है व्हाट इज इनकम टैक्स। जैसा कि मैंने आपको भी समझाया कि देयर आर 2 मेजर क्लासिफिकेशंस, वन इज द डायरेक्ट टैक्स एंड द अदर इज इनडायरेक्ट टैक्स। अब जो हमारी वीडियोस हैं अभी वो सबसे पहले टेकअप करेंगी इनकम टैक्स, यानी अभी मैं पूरा सिलेबस पहले आपको इनकम टैक्स का टीच करूंगा, उसके बाद फिर हम इनडायरेक्ट टैक्स में 1 बाय 1 पिकअप करते चलेंगे। सबसे पहले हम लेंगे सर्विस टैक्स से, फिर उसके बाद हम लेंगे एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी एंड सो ऑन। अगर हम CA IPCC के एग्जाम की बात करें तो उसमें 50 मार्क्स का डायरेक्ट टैक्सेशन है और 50 मार्क्स का इनडायरेक्ट टैक्सेशन है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज इनकम टैक्स। मैंने इसमें लिखा एज अ नेम सजेस्ट दिस इज अ टैक्स ऑन द इनकम। ऑब्वियसली इनकम टैक्स, जो हम एक साल में इनकम कमाते हैं उस पर जो टैक्स हमें गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है दैट इज कॉल्ड इनकम, और उस इनकम पे हमें टैक्स पे करना पड़ता है। जो भी पैसा हम पूरे एक साल में कमा रहे हैं उस पर हमें गवर्नमेंट को टैक्स देना है, दैट इज इनकम टैक्स। अब यहाँ पर जो समझने वाली बात है वो ये है कि इनकम क्या है।
चलो ये तो मैंने आपको समझा दिया कि हम जो कमा रहे हैं एक साल में वो हमारा पैसा है, इनकम। जैसे मैं एक सबसे इजी एग्जांपल लेता हूँ रेंट का। रेंट हमारी इनकम है, आप बोलोगे डेफिनेटली यस सर। नाउ सपोज आई लेट आउट, ये लिखना नहीं है, ये सिर्फ मैं इलस्ट्रेट कर रहा हूँ, जब लिखने की बात होगी तब मैं अभी आपको बता दूंगा, अभी ये चीज़ लिखनी नहीं है। नाउ रेंट के अंदर सपोज आई लेट आउट अ फ्लैट, रेजिडेंशियल फ्लैट एट से रुपीज़ 12,000 पर मंथ। नाउ माई क्वेश्चन इज कि अब जैसे 12,000 पर मंथ है तो 12,000 इंटू 12 दैट मेक्स इट 1,44,000। सपोज मुझे पूरे साल में 1,44,000 1,44,000 रुपीज़ रिसीव हुए। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये पैदा होता है कि क्या ये मेरी इनकम है? दिस इज द क्वेश्चन, वेदर इट इज़ माई इनकम। द आंसर इज डेफिनेटली नो, दिस इज नॉट इनकम। तो आप बोलेंगे सर इस पर टैक्स नहीं लगता? लगता है, बट हमें एक्चुअली टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करनी पड़ती है। तो फिर ये क्या है? ये है अमाउंट रिसीव्ड। अब जो रेंट रिसीव हुआ इसके अगेंस्ट ऑब्वियसली आपने सारे साल में हाउस टैक्स पे किया होगा, हो सकता है आपने प्रॉपर्टी पे कोई रिपेयर करवाई हो, आपने हो सकता है कोई लोन लिया हो उस पर आपने इंटरेस्ट पे किया हो, है कि नहीं? तो ये सारी चीज़ें जब आपकी माइनस हो जाएंगी, ये सारी चीज़ें माइनस होंगी। हाउस टैक्स आपकी रेंट रिसीव में से माइनस होगा। किस तरह से होगा, क्या होगा, उसके ऊपर पूरा एक चैप्टर है, ऐसा नहीं कि उठा के स्ट्रेट अवे मैथमेटिकली सॉल्व कर देना। हर चीज़ का अपना एक सिस्टम है कि कब होगा माइनस, कब नहीं होगा, कितना होगा कितना नहीं होगा, वो एक अलग बात है। बट द क्वेश्चन इज कि अगर एक रेंट मुझे मिला है 1,44,000 का, तो उसमें से मुझे जो भी प्रिस्क्राइब्ड एक्सपेंसेस हैं, ये तो मैंने 2-3 एग्जाम्पल लिया, और भी चीज़ें डिडक्टिबल होती हैं, तो उन सबको माइनस करके फिर आती है नेट हाउस प्रॉपर्टी इनकम या नेट रेंटल इनकम, और उस पर आपको पे करना होता है टैक्स। दैट गिव्स यू द नेट टैक्सेबल अमाउंट। ये थोड़ा सा एक समझने का विषय है। तो ये जो नेट टैक्सेबल अमाउंट है, एक्चुअली देखा जाए तो जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उसमें ये है इनकम विच इज़ सब्जेक्ट टू टैक्स। समझ में आ रही है आपको बात? ये जो था रेंट, स्ट्रेट अवे दिस इज नॉट टैक्सेबल। ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो हमें एक 12,000 रुपये पे हमने रेंट दिया, तो जो 12,000 रुपये के हिसाब से 1,44,000 आया वो टैक्सेबल नहीं होता। उसमें से जो प्रिस्क्राइब्ड एक्सपेंसेस हैं, जो खर्चे हमारे डिडक्टेबल हैं, जब हम उनको कट कर देते हैं, डिडक्ट कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं, उसमें से माइनस कर देते हैं, फिर जो पैसा बचता है नेट अमाउंट, उस पर टैक्स लगता है। सो जब मैं बोलता हूँ इनकम टैक्स, तो इनकम टैक्स का मतलब ये वो पैसा नहीं है जो पूरे साल में मुझे रिसीव हुआ, ये वो पैसा है जो इनकम टैक्स के रूल्स के हिसाब से टैक्सेबल अमाउंट आया है। और शायद इसीलिए ये एक सब्जेक्ट है और एक सिलेबस है जिसमें शायद आपको एक टीचर की ज़रूरत है, जिसमें मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ, कि हमें ये समझना होगा कि कौन सी इनकम पे कैसे खर्चा माइनस होता है। दैट इज़ व्हाट वी हैव टू स्टडी, राइट? तो चलिए, जैसा कि हमने सोचा था उसके हिसाब से अभी हम यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। तो अब हम इसके आगे एक स्लाइड और लेके हम नोट करेंगे कि हमने अभी इसमें क्या सीखा। सो हमारा क्वेश्चन था, इसको आपने नोट डाउन करना है, व्हाट इज इनकम टैक्स, राइट? सो इसके बारे में आपने लिखना है कि इनकम टैक्स इज ए टैक्स ऑन इनकम ऑब्वियसली, एंड इनकम इज इक्वल टू अमाउंट रिसीव्ड लेस डिडक्टिबल एक्सपेंडिचर, जो भी उसमें से खर्चा माइनस हो रहा है, फिर जो नेट अमाउंट बच रहा है, जो नेट अमाउंट हमारे पास है बैलेंस, दैट इज बेसिकली टैक्सेबल इनकम। इस अमाउंट पे आपको टैक्स पे करना होता है। सो दैट यू हैव टू नोट डाउन व्हाट इज इनकम टैक्स। इनकम टैक्स इज अ टैक्स ऑन इनकम, एंड इनकम इज द अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल ऑन ड्यू बेसिस। आप तो सब समझते ही हैं, आप शुरू से ही कॉमर्स के स्टूडेंट रहे हैं, तो यू अंडरस्टैंड फ्रॉम अकाउंटिंग एंगल कि कई बार हम इनकम को रिसीव्ड बेसिस पर ही नहीं, ड्यू बेसिस पर भी लेते हैं। बट दैट इज़ नॉट माई सब्जेक्ट मैटर टू स्ट्रेस हेयर, वो मैं आपको बाद में कभी और डिस्कस कर लूँगा। अभी मैं मान के चलता हूँ कि जो भी इनकम हमने रिसीव की है या रिसीवेबल है, उसमें से जो खर्चे डिडक्टिबल हैं, दैट इज़ द नेट अमाउंट एंड इट विल गिव यू इनकम। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लेना चाहूँ, इस एग्जाम्पल को भी अब जो मैं लिख रहा हूँ उसको आप प्लीज़ मत लिखिएगा रजिस्टर पे, इतना लिखना सफिशिएंट है। जैसे मैं बिजनेस की बात करता हूँ, राइट? अब बिजनेस में भी हो सकता है कि एक बंदे की जो पूरे साल की सेल्स हैं, सपोज दे आर रुपीज़ से 25 लाख,
एक आदमी की दुकान पे 25 लाख की सेल हुई, तो क्या ये 25 लाख रुपए उसकी इनकम है? अब आप समझ ही चुके होंगे, आप मेरे से भी आगे आगे बोल सकते हैं नहीं सर इसमें से तो भी माइनस होगा, दुनिया भर की चीज़ें लेस होंगी। मैं एक साथ लिखता चला जाता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल परचेजेस, भाई 25 लाख की सेल की है तो चीज़ खरीदी भी तो होगी, अगर उसने मैन्युफैक्चर भी किया है तो रॉ मटेरियल खरीदा होगा, कुछ तो किया होगा ना। सो डेफिनेटली जो हमारी सेल्स हैं वो उसमें से हमारे जो परचेजेस हैं वो माइनस होने हैं। और इसके अलावा परचेजेस के अलावा इसमें से और क्या माइनस होना है? परचेजेस के अलावा आप बोलेंगे सर ऑफिस का स्टाफ है, तो डेफिनेटली स्टाफ की सैलरीज हैं वो हमारे खर्च हुए होंगे, है ना। इसके अलावा मान लेते हैं टेलीफोन एक्सपेंसेस हैं वो माइनस हुए होंगे कुछ ना कुछ ऑफिस के अंदर। देन इलेक्ट्रिसिटी बिल आया होगा वो माइनस हुआ होगा, और इसमें दुनिया भर के खर्चे जो हैं वो इसके अंदर माइनस होंगे। तो इन सब चीज़ों को माइनस करके जो नेट अमाउंट बचता है दैट इज़ आर इनकम, और उस पर टैक्स लगता है। आई होप आप इस कंसेप्ट को अच्छे से समझ चुके हैं कि इनकम टैक्स क्या है, ठीक है। बाकी मैं जैसे आपको बता चुका हूँ कि इसके ऊपर अलग अलग चैप्टर्स आएंगे कि भाई रेंटल इनकम को कैसे टैक्स करना है, बिजनेस इनकम को कैसे टैक्स करना है, अगर आपने कोई शेयर्स या प्रॉपर्टी सेल कर दी है तो उस पर कैसे टैक्स लगना है, वो हमारा अभी बात का सब्जेक्ट मैटर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम लेंगे अपनी नेक्स्ट स्लाइड। अब एक क्वेश्चन हमारे सामने आता है, वेदर टैक्स इज ऑन मंथली बेसिस और एनुअल बेसिस। अच्छा क्वेश्चन है। अब जैसे अभी एक एग्जांपल लेते हैं, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया रेंट का, आपने शायद ध्यान दिया होगा कि जो रेंट मैंने लिया था उसको 12 से मल्टीप्लाई किया था। उसका रीज़न क्या था? क्या मैं सीधा 12,000 रुपये के ऊपर टैक्सेबल इनकम नहीं कैलकुलेट कर सकता था? द आंसर इज प्रैक्टिकली नो। रीज़न कि जो हमारा टैक्स है ये एक लॉ है, नियम है, और लॉ, इनकम टैक्स लॉ ये कहता है कि जो भी इनकम पे टैक्स लगाना है वो आपको लगाना है मंथली बेसिस, आई एम सॉरी एनुअल बेसिस पर। जो इनकम टैक्स में टैक्स लगता है वो मंथली बेसिस या क्वार्टरली बेसिस पर नहीं लगता, वो लगता है आपका एनुअल बेसिस पर। यानी एक साल तक आप इनकम कमाते हैं और फिर उसके नेक्स्ट ईयर में आप टैक्स पे करते हैं। ये भी ध्यान रखने की बात है कि जिस साल आप टैक्स पे करते हैं उसको बोलते हैं असेसमेंट ईयर। द फाइनेंशियल ईयर ऑफ टैक्सेशन, ध्यान दीजिएगा, द फाइनेंशियल ईयर ऑफ टैक्सेशन इज नोन एज असेसमेंट ईयर, और जो फाइनेंशियल ईयर ऑफ इनकम है, जो फाइनेंशियल ईयर ऑफ इनकम है दैट इज नोन एज प्रीवियस ईयर। राइट, मैं एक बार फिर से सारा रिपीट कर रहा हूं, पेशेंटली ध्यान से सुनिए। इनकम टैक्स में किसी भी इनकम पे एकदम टैक्स नहीं लगता। ऐसा नहीं है कि आज माना आपने एक दुकान लगाई, शाम तक खूब सेल हो गई तो शाम को इनकम टैक्स पे करना है। नो, you earn for 1 year and pay tax in the next year, that is the system, right? एक साल तक आप इनकम कमाएंगे, नेक्स्ट ईयर में आप टैक्स पे करेंगे। जिस साल इनकम होगी उसको बोलते हैं प्रीवियस ईयर। एक्चुअली इन्होंने ये नाम पकड़ा है असेसमेंट ईयर के हिसाब से, क्योंकि जिस साल टैक्स देना है उसको ये मेन ईयर मानते हैं, है ना। तो जिस साल अपने को टैक्स पे करना है वो हो गया असेसमेंट ईयर, और जिस साल की इनकम पे देना है वो उसका पिछला साल। कैसे भी पकड़ लो, एक साल की इनकम पे अगले साल टैक्स देना है, अगले साल का नाम लिया इन्होंने असेसमेंट ईयर, तो फिर इनकम जिस पे टैक्स लगना वो कौन से साल की हुई? पिछले साल की, इसलिए उसका नाम कर दिया प्रीवियस ईयर। चलिए रजिस्टर निकालिए, अब इसके ऊपर हम नोट करेंगे। सिंपल है ये बिल्कुल। व्हाट इज द सिस्टम ऑफ टैक्सेशन? व्हाट इज द सिस्टम ऑफ टैक्सेशन इन इंडिया? इस बारे में मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो सिस्टम ऑफ टैक्सेशन इन इंडिया है वो ये कि दैट वी अर्न इनकम फॉर 1 year, वी अर्न इनकम फॉर 1 year एंड पे टैक्स इन नेक्स्ट ईयर। सिंपल लैंग्वेज में आगे लिखिएगा, द फाइनेंशियल ईयर, पूरे लिख दूँ, फाइनेंशियल ईयर ऑफ टैक्सेशन इज नोन एज assessment year and the financial year of income is known as previous year। जो हमारा फाइनेंशियल ईयर ऑफ टैक्सेशन है उसको बोलते हैं असेसमेंट ईयर, और जो फाइनेंशियल ईयर ऑफ इनकम है उसको बोलते हैं प्रीवियस ईयर। यानी एक फाइनेंशियल ईयर की इनकम पे नेक्स्ट ईयर टैक्स लगता है। आई थिंक मैं इस चीज़ को काफ़ी बार रिपीट कर चुका हूँ, तो अभी ये एकदम ईजिली आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है, सो लेट्स रिवाइज। अभी तक मैंने सिर्फ 3-4 चीज़ें आपको पढ़ाई हैं, एक बार मैं उनको रिपीट कर लेता हूँ ताकि उसके बाद हम अपनी नेक्स्ट वीडियो पे चल सकें। इस वीडियो में अभी तक हमने समझा कि टैक्स क्या है। सो टैक्स है वो अमाउंट जो गवर्नमेंट को देना है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट हमें बहुत सारी
सर्विसेज पे करती है। क्लासिफिकेशन की जहाँ तक अगर हम बात करें तो हमने दो तरह से पढ़ा, डायरेक्ट टैक्सेशन एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्टली वो जैसे इनकम टैक्स जो हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को देते हैं, इनडायरेक्टली वो जैसे कि स्टूडेंट्स या कस्टमर्स शॉपकीपर्स को देते हैं और वो गवर्नमेंट को देते हैं। दैट इज वाई इट इज़ नोन एज इनडायरेक्ट टैक्स, राइट। उसके बाद था इनकम टैक्स। क्या है? जो एक साल तक हम इनकम कमाते हैं उसमें से जो अलाउबल एक्सपेंसेस हैं उसको माइनस करके जो नेट अमाउंट बचता है उस पर जो टैक्स पे किया जाता है उसको बोलते हैं इनकम टैक्स, ठीक है। और टैक्सेशन जो है वो एनुअल बेसिस पर पे करना होता है, कोई मंथली क्वार्टरली बेसिस पर नहीं लगता। सो इट इज़ प्रैक्टिकली नोन एज एन एनुअल टैक्स लायबिलिटी। एंड एक फाइनेंशियल ईयर की इनकम पे नेक्स्ट ईयर टैक्स लगता है, जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया भी था। जो फाइनेंशियल ईयर ऑफ टैक्सेशन है उसको बोलते हैं असेसमेंट ईयर, और जो फाइनेंशियल ईयर ऑफ इनकम है उसको बोलते हैं, जो फाइनेंशियल ईयर ऑफ इनकम है हमारा उसको हम बोलते हैं प्रीवियस ईयर। फाइनेंशियल ईयर ऑफ इनकम, राइट, इसको बोलते हैं प्रीवियस ईयर। एक साल की इनकम पे नेक्स्ट ईयर हमारा टैक्स लगता है, राइट। सो यहाँ तक हमने इस वीडियो में पढ़ा। आई थिंक बहुत ईजी कंसेप्ट्स हैं, आराम से दिमाग में आ गए होंगे। अपना रजिस्टर अपने प्रॉपरली मेंटेन करना ये एक शुरुआत है। चीज़ों को हम सिस्टमैटिक लिखते चले जाएंगे, समझते चले जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनकम टैक्स इज़ वेरी वेरी ईजी। हाथ के हाथ, क्योंकि पहली वीडियो है इसलिए मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ। कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आपको लेनी है, लेटेस्ट वीडियोस, अपडेट्स, तो मेरे सारे ब्लॉग जो मैंने एक अपनी ब्लॉग साइट बनाई हुई है blog.ngpeducation.com, उस पर आप जा सकते हैं। ट्विटर पे अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो आपको फिर ब्लॉग साइट पे भी शायद एक टाइम जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं हर चीज़ जो ब्लॉग साइट पर अपडेट करूँगा उसको ट्वीट भी करता रहूँगा। तो आप ट्विटर पे मुझे फॉलो कर सकते हैं और उससे आपको वो चीज़ें मिलती रहेंगी। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो उसमें से जो पहला नंबर है ये मेरा पर्सनल नंबर है 9599222549। सिर्फ रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स को ही मैं हेल्प कर पाता हूँ, तो उन सब के नंबर जो है मेरे मोबाइल में फीड होते हैं। आप अपना नंबर मेरे को फीड करवा दें। इफ़ यू आर ए रजिस्टर्ड स्टूडेंट, पेड स्टूडेंट, तो आपकी कोई भी क्वेरीज हैं वो मैं आपको जो है एज सुन एज पॉसिबल आपको रिवर्ट करके बता दूंगा, ठीक है। आई होप कि आपको इनकम टैक्स शुरुआत में तो ईजी ही लग रहा होगा और ये आखिर तक बहुत ईजी ही लगेगा अगर आप सिस्टमैटिक पढ़ते रहें और अपना रजिस्टर प्रॉपरली नोट डाउन करके अपनी लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में नोट्स बनाते रहें। थैंक यू।